सर एक्सटर्नल कंफर्मेशन बता दीजिए क्या होता है एज पर ऐसे 505। इसकी छोटी सी जल्दी से रिवीजन मार लेते हैं, इजी सा टॉपिक है। सर एक्सटर्नल कंफर्मेशन, चलो क्या रहता है हमारा सर, रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोर्स एंड द नेचर। हमने 500 के अंदर क्या पढ़ा था कि हमारी जो रिलायबिलिटी डिपेंड करती है कि हमारा रिलायबल ऑडिट एविडेंस है या नहीं है, वो डिपेंड करता है कि वो सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है या नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब डॉक्यूमेंट्री होना चाहिए अगर हो सके तो, और एक्सटर्नल होना चाहिए। तो वहां पे क्या वर्ड आता है, एक्सटर्नल होना। तो यहाँ पे यही कह रहा है अगर एक्सटर्नल कंफर्मेशन होगी तो रिलायबिलिटी बहुत बढ़िया होने वाली है। ऑडिट एविडेंस इज मोर रिलायबल व्हेन इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंडिपेंडेंट सोर्स। डायरेक्टली ऑडिटर को मिलना चाहिए और डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में मिलना चाहिए, तब उसकी रिलायबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे लिए कुछ है इंपॉर्टेंट, नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैंने बताया था क्या, एक लाइन याद रखनी जब भी 505 के बारे में लिख रहे हो, क्या मोस्ट रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस, कौन सा ऑडिट एविडेंस होता है सर, एक्सटर्नल कंफर्मेशन ही होता है, जो आर एंड आर की हमारी कंडीशन को फुलफिल करता है, बाकी कोई भी फुलफिल नहीं करता। वेरी गुड। डेफिनेशन सिर्फ रीड नॉट लर्न। सर ठीक है, रीड क्या करनी है, ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड। एक्सटर्नल कंफर्मेशन का मतलब होता है ऑडिट एविडेंस का पार्ट होता है ये, तो ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड एज अ डायरेक्ट रिस्पांस। डायरेक्ट रिस्पांस मिलता है हमारे को टू द ऑडिटर। किसको मिलता है, ऑडिटर को। किससे मिलता है, थर्ड पार्टी से, इन द पेपर फॉर्म और द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और एनी अदर मीडियम के फॉर्म में मिल जाता है, तब जाके वो हमारा क्या बन जाता है सर, हमारी एक्सटर्नल कंफर्मेशन हमारी बन जाती है। ठीक है सर। उसके बाद सर हमारी पॉजिटिव, यहाँ पे दो रिक्वेस्ट होती है हमारी। कौन कौन सी दो रिक्वेस्ट पढ़ी थी सर हमने, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का क्या मतलब होता है कि सामने वाला एग्री कर रहा है या डिसएग्री कर रहा है बताएगा, वो होगी हमारी पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट तभी बताएगा अगर वो डिसएग्री कर रहा है, वरना वो नहीं बताएगा, ये होगी हमारी नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। फिर आते हैं हमारी नॉन रिस्पॉन्स। नॉन रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है कि फेलियर फॉर द रिस्पॉन्ड, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है और फुली रिस्पॉन्ड हुआ पॉजिटिव कंफर्मेशन की, वो रिस्पॉन्ड करना ही नहीं चाहता, या फिर उसने रिस्पॉन्ड किया वो हमारे पास प्रॉपर तरीके से डिलीवर नहीं हुआ, तो वो होगी नॉन रिस्पॉन्सिव। और आती है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में क्या होता है, वो अपने हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, जितना अगर हमने 5 आइटम में पूछी थी तो उसमें से 2 के बारे में बताया, वो होगी हमारी एक्सेप्शन के बारे में। तो एक्सेप्शन हमारे को देखनी पड़ती है। इंडिकेट डिफरेंस बिटवीन द इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड टू बी कंफर्म्ड और कंटेन द एंटिटीज रिकॉर्ड। तो हमने जो इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करी थी उसके बीच में क्या रहा है, कोई डिफरेंस वगैरह आ रहा है, जो उसने हमारे को इन्फॉर्मेशन दी है कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है, तो वो हमारी क्या होगी, एक्सेप्शन आ गई। तो दो नीचे वाले दो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाले दो इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। दीज टू शुड बी लर्न। ठीक है। अब ऐसा भी आ सकता है क्या कि आपको एक सिचुएशन बना के दे देंगे, ठीक है, उसके अंदर लिखेंगे हम ऑडिटर ने ऐसे ऐसे करके मांगा और उसको इस तरीके से आंसर मिला, कोई एक आंसर की फॉर्मेशन लिख देंगे, ये रिप्लाई आया, तो बताओ वो इनमें से कौन सा है। एमसीक्यू 2 नंबर का आएगा, तो ऐसा 2 नंबर का आएगा, टेस्ट करेगा आपको पूरा। ठीक है, कोई भी सिचुएशन दे दी कि ऐसे ऐसे करने के चक्कर में ऑर्डर को क्या मांगना पड़ रहा है, ऑर्डर को मांगना पड़ रहा है, उसे क्या चाहिए कि कंफर्मेशन चाहिए। अब उसने इस तरीके से मांगी और मैनेजमेंट ने इस तरीके से रिप्लाई करा है। अब बताओ वो पॉजिटिव कंफर्मेशन की फॉर्म थी, नेगेटिव कंफर्मेशन की फॉर्म थी, नॉन रिस्पॉन्स था या फिर एक्सेप्शन थी, आपको इस बारे में देखना पड़ेगा और आंसर करना पड़ेगा। तो ये एमसीक्यू परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको यहाँ पे सिर्फ क्या मार्क कर लेंगे, एक स्टार मार्क कर लेंगे, ताकि एटलीस्ट ये चारों की डेफिनेशन को आपको एक बार अच्छे तरीके से रीड करना है, और रीड एंड अंडरस्टैंड, लर्न नहीं करना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव कंफर्मेशन का मतलब, नेगेटिव का मतलब, नॉन रिस्पॉन्स का मतलब, एक्सेप्शन का मतलब, रीड एंड अंडरस्टैंड कर लीजिए बस। चलो, अब आता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द ऑडिटर टू ऑब्टेन। बिल्कुल बेसिक वाला एक्सटर्नल कंफर्मेशन का प्रोसीजर कह रहा है। अगर कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें सिंपल पूछा होगा एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेनी है, ऑडिटर क्या प्रोसीजर यूज करेगा, मतलब बेसिक आंसर मांग रहा है, ये वाला आंसर मांग रहा है आपसे। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, मेनली यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो सर पहले नंबर पे आता है सर एक ऐसा कंफर्मेशन प्रोसीजर बता दीजिए जो ऑडिटर यूज करता है, तो हमने कहा ठीक है बता देते हैं। पहले नंबर पे डिटरमाइनिंग द इन्फॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड और रिक्वेस्टेड। पहले नंबर पे क्या करता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, पहले वो क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा मैंने कौन सी वाली इन्फॉर्मेशन है जो मुझे कंफर्म करनी है या रिक्वेस्ट करनी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, बहुत बार आया है, बहुत बार आ सकता है, और बहुत ज्यादा क्या है कि ये यही ये कभी बदला नहीं है और इसे करना ही पड़ता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पहले नंबर पे क्या प्रोसीजर रहेगा आपका, पहले आप इन्फॉर्मेशन ढूंढिए, कौन सी इन्फॉर्मेशन को आपको कंफर्म करना है या रिक्वेस्ट करना है, किसके लिए आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन की नीड आ रही है, पहले वो क्लियर करिए। वो क्लियर कर ली, फिर उसके बाद सिलेक्ट करिए अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी, भाई किससे पूछनी है। 10 डेटर की लिस्ट आपके पास की ये 10 डेटर है, पहले किस डेटर से क्या पूछने, कौन सी इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन है, किस डेटर से पूछनी है, इस डेटर से पूछनी है। तीसरा, फिर आप डिजाइन करिए डिपेंड अपॉन दैट डेटर, वो कंपनी है, इंडिविजुअल है, पढ़ा लिखा बंदा है, नहीं है, कौन लग रहा है, कौन सी पार्टी है, उसको डिपेंड करते हुए आप एक डिजाइन करते हो द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग द डिटरमाइन द रिक्वेस्ट प्रॉपर्ली एड्रेस। कैसे एड्रेस करनी है वो भी आप उसके अंदर देखते हो, क्या क्या उसके अंदर इन्फॉर्मेशन डालनी है, क्या रिस्पॉन्स आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, उस तरीके से आप क्या करते हो, डिजाइन करते हो। और लास्ट में आपने क्या करना है, सेंड करनी है रिक्वेस्ट और फॉलो अप क्या कर लेना, उसके ऊपर एक्शन ले लेना है कि आपको बाद में से फॉलो अप लेना पड़ेगा। तो पहले नंबर पे आपको क्या है कि सर आप मुझे एक्सटर्नल कंफर्मेशन करनी पड़ रही है, हमें एक्सटर्नल लीगल काउंसिल या किसी लीगल काउंसिल से क्या करना है, पूछना है क्या कंपनी के ऊपर ये लिटिगेशन एंड क्लेम्स फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एक लिस्ट है हमारे पास।
ये मैनेजमेंट ने हमारे को दी है, ठीक है। तो आपने क्या चाहते हो, पहले नंबर में डिटरमाइन करें क्या इन्फॉर्मेशन क्या आपने कंफर्म करनी है, लिटिगेशन एंड क्लेम्स हमें कंफर्म करनी है कि सारे हैं ये या नहीं है, और अगर ये सारे हैं तो क्या मैनेजमेंट ने जो एस्टिमेट लगाया कॉस्ट का इतना ही पड़ेगा ना, इससे ऊपर तो नहीं हो सकता, ये कंफर्म करनी है मुझे इन्फॉर्मेशन। बढ़िया, ये मैंने बना ली अपने पास। अब दूसरा एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी कौन है, सर ये है मिस्टर, ये एडवोकेट है, एडवोकेट दिस नेम, इनसे हमें क्या करनी पड़ेगी, कंफर्म करनी पड़ेगी कि ये हमारे केसेस देखते हैं। बढ़िया। तीसरे नंबर पे अब आप डिजाइन करेंगे, आपको पता है वो बंदा लॉयर है, आपको पता है वो बंदा एडवोकेट है, उसको पता है वो चीजें कैसी होती है, आप उसके बेसिस पे क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। वी रिसीव्ड दिस काइंड ऑफ द लिस्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट, दिस इज योर एंटिटी, जिसको आप, ये आपका क्लाइंट है जिसको आप हैंडल करते हो, मुझे उनसे 11 टोटल लिस्ट मिली है जिनके अंदर ये 11 केसेस आ रहे हैं, जिसके अंदर उनका कहना है ये 5 केसेस हमारे फेवरेबल हैं और ये 6 केसेस हमारे नॉन फेवरेबल हैं, और मुझे इस लिस्ट को पढ़ के ऐसा लग रहा है, मुझे पहले आपसे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, फर्स्टली आर दीज आर द ओनली 11 केसेस व्हिच इज अंडर व्हिच जो मैनेजमेंट जिसके ऊपर हमारी एंटिटी फॉल कर रही है, पहला। दूसरा, अगर यही 11 है तो क्या इसके अंदर से मैनेजमेंट का ये एस्टिमेट सही है कि 5 केसेस हमारे फेवरेबल में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तीसरा, अगर हमारे 6 केसेस नॉन फेवरेबल में जाएंगे तो उनका कहना है कि हमारे को 5 करोड़ रुपए का फटका लग सकता है, क्या आप इस अमाउंट से एग्री करते हो या नहीं करते हो। ये आपने क्या करी है, ये आपने डिजाइन करी है बढ़िया तरीके से, और आपको अपने आपने ऐसे डिजाइन करी है जिसमें आपको आपका रिस्पांस पता है क्या लेना है। पहला, वो बताएगा हाँ भाई 11 के अलावा कोई नहीं है। दूसरा, हाँ 5 ही ऐसे हैं जो फेवरेबल में, बाकी सारे नॉन फेवरेबल, लिख देगा नहीं नहीं नॉट 5 7 शुड बी इनटू द फेवर, ऐसे लिखेगा। और तीसरा, हाँ ये दो 5 करोड़ रुपए का फटका आपको सही लग रहा है, इससे ऊपर का नुकसान नहीं हो सकता, या लिख देगा 5 करोड़ इज द अमाउंट व्हिच विल डेफिनेटली बी इनटू द कैटेगरी, बट मुझे लगता है अगर मैक्सिमम नुकसान हुआ तो 10 करोड़ तक का हो सकता है, या वो ऐसे बता देगा मुझे। तो ये मुझे क्या चाहिए था, रिस्पांस चाहिए था। अब मैं सेंड कर दूंगा अपने रिक्वेस्ट और फॉलो अप ले लूंगा उससे। तो इस तरीके से आपको याद रहना चाहिए एग्जांपल एक्सटर्नल लीगल काउंसिल का याद रखो, ताकि आपको ये रिलेशन में लगेगा 501 भी इसी में आ रहा है, तो वो आपको थोड़ा सा रिलेट करना भी आसान रहेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा बेसिक प्रोसीजर होता है जो हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन के टाइम पे यूज करते हैं। चलिए, तो ये हमने नीचे लिखा हुआ है, डिटरमाइन द इन्फॉर्मेशन, कि भाई वो देखो किसको, बस थोड़ा थोड़ा पॉइंट मार्क कर लो। डिटरमाइन द इन्फॉर्मेशन टू बी यूज, किसके बारे में, अकाउंट बैलेंस के बारे में, कौन सा एलिमेंट के बारे में आपसे कंफर्म करना है, ठीक है ना, कि वो टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट क्या रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट है कोई ना कोई, ट्रांजेक्शन है, किसके बारे में आप क्या करना चाहते हो, कंफर्म करना चाहते हो, उसके बारे में मेंशन कर दो। फिर दूसरा, एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी, भाई एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी कौन सी वाली है जिससे आपने कंफर्म करना है, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है अगर कोई, अगर वो है तो उसके बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, वो क्या क्या वगैरह करता है, तो वो सब कंफर्म कर लो। फिर तीसरा, डिजाइनिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, अब आपको डिजाइन करते हुए किन फैक्टर का ख्याल रखना है, वो ये फैक्टर, ये अलग से क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे मार्क कर लो क्वेश्चन नंबर 2, मार्क कर लो जल्दी से, इंपॉर्टेंट है ये बहुत, जल्दी आ जाओ। क्या कह रहा है सर, डिजाइनिंग करनी है कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, जो मैंने आपको बताई वो तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताई, जिस तरीके से हमारे हमारे पास क्लियर कट था हमें क्या लेना था और क्या हमें डिजाइन करना था। अब आता है सर डिजाइन करते हुए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, डिजाइनिंग का कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के अंदर आपको क्या करना है, हटाओ, 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 बस बताओ। चलो सर, डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डायरेक्टली अफेक्ट द कंफर्मेशन रिस्पांस रेट। अब आपकी जो डिजाइनिंग होती है उसी के ऊपर डिपेंड करता है आपका कंफर्मेशन रिस्पांस रेट क्या रहेगा, रिस्पांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, सही मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सब कुछ डिपेंड करता है आपने कितने बढ़िया तरीके से उसको डिजाइन करके दिया होगा। ठीक है, आपने कितने बढ़िया तरीके से पेपर को प्रेजेंट करके दिया होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके मार्किंग रेट क्या रहेगा। बिल्कुल क्लियर है, जितने बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करके आओगे, अच्छी इन्फॉर्मेशन डाल के आओगे, बढ़िया मार्क्स लेके आओगे, तो सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है हाउ गुड यू डिजाइन योर पेपर। ठीक है, द रिलायबिलिटी एंड द नेचर ऑफ द ऑडिट एविडेंस। डिजाइन का मतलब ये नहीं है अच्छी राइटिंग लिखना, ठीक है, लोगों को लगता है डिजाइन का मतलब होता है राइटिंग अच्छी लिखना, नहीं। पेपर प्रेजेंट का मतलब होता है ऑडिटिंग लैंग्वेज में एक बढ़िया तरीके से ड्राफ्ट करना उस पेपर को, जो पेपर आपसे पूछना चाह रहा है। अगर आपने वैसा डिजाइन किया होगा तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, इतने बढ़िया सुंदर राइटिंग में लिख के दे दूं कि हे एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, इतनी बढ़िया राइटिंग में मैं लिख के दे रहा हूँ कि मुझे नहीं पता मुझे तुझसे क्या पूछना है, तो वो क्या आपको रिस्पॉन्स करेगा, ऑब्वियसली नहीं करेगा, है ना। तो तब आप उसको सवाल पूछोगे बिल्कुल पर्टिकुलर, ये चाहिए तुझसे, तभी वो उसके ऊपर क्या कर सकता है, आपको रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो उसे चाहिए भाई मेरी लैंग्वेज में पूछ, कितने कितने केसेस हैं, कितने का नुकसान हो सकता है, जीतेंगे या हारेंगे, ये पूछ मुझसे, मेरी लैंग्वेज में आ, तब मैं तेरे को आंसर दूंगा, वरना नहीं आंसर दूंगा। वही वाला काम आपको करना पड़ेगा पेपर के अंदर। ऑडिटिंग की बात है तो ऑडिटिंग लैंग्वेज में ज्यादा सवाल जवाब करके आना। ठीक है, चलो। फिर आता है सर फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड बाय द ऑडिटर व्हेन डिजाइनिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। अब आता है सर किन चीजों को ध्यान में रखते हुए, कौन से फैक्टर को ध्यान में रखते हुए क्या करना पड़ता है, ऑडिटर को अपनी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को डिजाइन करना पड़ता है। ठीक है जी, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया। अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, मेन वाला जो बिल्कुल बेसिक है 4 पॉइंट वाला, वो तो 4 ही रहेंगे। उसके अलावा अगर कोई और आता है तो वो आता है कौन से फैक्टर्स आप डिसाइड करते हो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मेनली, कि कौन से फैक्टर्स आपने कंसीडर करने होते हैं जब ऑडिटर ने डिजाइन करनी होती है कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। पहले नंबर पे एजर्शंस बीइंग एड्रेस, कौन सी एजर्शन एड्रेस करने वाले हो, इसके बेसिस पे डिपेंड करता है कैसी हमारी डिजाइनिंग होनी चाहिए। छोटा पूछना है, बड़ा पूछना है, कैसा पूछना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारी क्या हमने डिजाइन करना है। पहले नंबर पे हो गया हमारी एजर्शंस, मार्क कर देता हूं,
जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड है assertions। फिर उसके बाद स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। आपको आपने जो पूछना चाह रहे हो, आपका उसके लिए आपने क्या देखा उसके अंदर, आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा लग रहा है, फ्रॉड रिस्क लग रहा है, क्या लग रहा है, आप क्यों ये assertion क्या है कंफर्म करना चाह रहे हो, आप उसके बारे में बताओ, क्योंकि उससे डिपेंड करता है कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। भाई फ्रॉड बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज है, सिग्निफिकेंट रिस्क वाला एरिया है, इसका मतलब आपको उसे बढ़िया तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा। तो फैक्टर है, उसके बेसिस पे डिसाइड होगी आपकी डिजाइनिंग कैसी होनी चाहिए। जैसे आप मेल करते हो, आप कोई मेल का रिप्लाई आपको बहुत अर्जेंट चाहिए, अभी कभी चाहिए, तो वहां पे फ्लैग का ऑप्शन आता है कि भाई इसको रेड फ्लैग करके भेज दो। रेड फ्लैग का मतलब है अर्जेंट इंपॉर्टेंट है भाई, अभी के अभी आंसर चाहिए, आज ना आंसर मिला तो काम बिगड़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही होता है प्रेजेंटेशन आपने देखना है कितना ज्यादा अर्जेंट रिस्क है वो, उसके बेसिस पे आपकी डिजाइनिंग होगी। फिर उसके बाद द लेआउट एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट पर डिपेंड करता है आपकी लेआउट एंड प्रेजेंटेशन क्या, आपकी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का वो आप देख लोगे। ठीक है, उसके बेसिस पे आपकी डिजाइनिंग होती है। फिर प्रायर एक्सपीरियंस, अब आपका प्रायर एक्सपीरियंस इस काम में बहुत ज्यादा हो चुका होता है, आपने बहुत सारी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेज ली होती है, आपको पता होता है किसके ऊपर रिस्पांस आता था, किसके ऊपर रिस्पांस नहीं आता था, उसको यूज करोगे। फिर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन की भाई मुझे किस तरीके से पूछना है, सामने वाली पार्टी क्या वो वाली पार्टी है जो सब कुछ सारा कुछ सब कुछ ऑनलाइन करती है, तो मेल कर देता हूँ क्योंकि वो मेल पे सबसे ज्यादा रहती होगी। अरे भाई ये वाली पार्टी तो मेल ही नहीं देखती, रात रात को जाके देखती होगी, तो मैं इनको पेपर फॉर्म में क्या भेज देता हूँ, लेटर भेज देता हूँ इनके एड्रेस के ऊपर, वो काम कर जाएगा। आपको देखना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा किससे पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो, उसके बेसिस पे आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको अपना अपना डिजाइनिंग रखनी पड़ेगी। फिर मैनेजमेंट ऑथराइजेशन और एनकरेजमेंट ऑफ द कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड। फिर मैनेजमेंट की कंफर्म ऑथराइजेशन है या नहीं है कि हाँ भाई हम लोग आपके साथ हैं, आप पूछिए, हम उनको भी इन्फॉर्म कर देंगे कि हमारी तरफ से क्या आएगी, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आएगी, वो जरूर आपका रिप्लाई करेंगे। मतलब वो भी मैनेजमेंट हमारे सपोर्ट में पड़ी है या नहीं पड़ी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर एबिलिटी टू इंटेंड द कंफर्मेशन पार्टी टू कंफर्म बाय द रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर द इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन वैसे छोड़ दो, कोई पॉइंट की रिलेवेंस नहीं है, इसको काटेंगे। चलिए, तो हमारा क्या आंसर बन गया सर, हमारा ये वाला आंसर बन गया। फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड बाय द ऑडिटर व्हेन डिजाइनिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, किन फैक्टर का ध्यान रखना पड़ता है ऑडिटर को जब वो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को डिजाइन कर रहा होता है। पहला, कौन सी असर्शन पूछना चाह रहे हो, दूसरा, उसके अंदर कौन सा रिस्क जानना चाह रहे हो, तीसरा, उसका लेआउट एंड प्रेजेंटेशन क्या रहेगा, चौथा, प्रायर एक्सपीरियंस क्या बोलता है, पांचवा, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या रखनी है, और छठा, क्या मैनेजमेंट तुम्हारे सपोर्ट में खड़ी है या नहीं खड़ी है, एनकरेज कर रही है या नहीं कर रही है तुमको पार्टी को तुम्हें रिप्लाई करने के लिए या नहीं कर रही है, तभी तुम्हारे पास अच्छे तरीके से क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, वरना नहीं आएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विच इज यार खोपड़ी वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले नंबर पे अगर पेपर में आएगा फिर भी मैं 90% श्योर हूं क्या आएगा, पहले वाला आंसर आएगा जिसके बेसिक 4 पॉइंट है, जो हमने ऊपर पढ़ा था, हमारा ऑडिट प्रोसीजर इन केस ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन, दैट इज द बेसिक आंसर, और वो याद होना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ द आइटम वाला। फिर उसके बाद दूसरा अगर क्वेश्चन आ सकता है, कौन से फैक्टर आते हैं जब आप डिजाइनिंग कर रहे हो तो अपनी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को, तब आपने क्या लिखना है, ये वाला आंसर लिख के आना है। ठीक है, तो डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के अंदर 4 पॉइंट है टोटल। पहला डिजाइन करना कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का, दूसरा फैक्टर्स कंसीडर करना, तीसरा पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ये हमने पढ़ा था। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या होती है, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट अ रिस्पांस टू द पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट ऑर्डिनरली इज एक्सपेक्ट टू प्रोवाइड अ रिलायबल ऑडिट एविडेंस। तो पॉजिटिव कंफर्मेशन के अंदर आप एग्री होते हो तब भी बताते हो, डिसएग्री होते हो तब भी बताते हो, तो अपने आप में वो क्या बन जाता है, एक अच्छा खासा ऑडिट एविडेंस बन जाता है कि देखो भाई मैंने पूछा था, सामने वाले ने क्लियरली ना करी है, या फिर मैंने पूछा था, सामने वाले ने क्लियरली हाँ करी है, तो आपके पास उसके ऊपर क्या होता है, प्रॉपर तरीके से एक ऑडिट एविडेंस बनता है। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में ऑडिट एविडेंस बनेगा ही बनेगा। क्यों, क्योंकि अब हाँ में ही बताना पड़ता है और ना में बताना पड़ता है, लेकिन नेगेटिव कंफर्मेशन में नहीं बनता, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ ना के अंदर बताना पड़ता है, हाँ के अंदर आप कोई रिप्लाई नहीं भी करते हो तो भी चल जाता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या थी, जो वांटेड वर्ड था वो ये था क्या, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। तो ये जो हमारा था वर्ड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर होता है गिवन इन्फॉर्मेशन होता है, एक प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये वाले हमारे जो दो थे, ये हमने उस टाइम पे भी मैंने आपको समझाया था, ये वाले अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आस्क द कंफर्मिंग पार्टी टू रिप्लाई टू द ऑडिटर इन ऑल केसेस ईदर बाय द इंडिकेटिंग द कंफर्मिंग पार्टीज एग्रीमेंट विद द गिवन इन्फॉर्मेशन और बाय आस्किंग द कंफर्मिंग पार्टी टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। तो इसके अंदर दो चीजें आती हैं कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर आप मुझे बता दीजिए, अगर आपको लगता है आप डिसएग्री कर रहे हो, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन करके भेज दीजिए कि भाई ये इन्फॉर्मेशन आप मेरे को प्रोवाइड कर दीजिए जो मैंने आपसे नहीं पूछी। मतलब दोनों केसेस आपको बताना पड़ेगा, जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी उसके ऊपर तो आप बता ही रहे होगा गिवन इन्फॉर्मेशन, लेकिन अगर कोई मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी फिर भी पूछा अगर डिसएग्री कर रहे हो तो बताओ क्या है, तो वो क्या है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। आप मुझे प्रोवाइड कर रहे हो इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको दी नहीं थी, जो मैंने दी थी हाँ कर देते तो गिवन इन्फॉर्मेशन से काम चल जाता। तो यहाँ पे दो एरियाज है, गिवन इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, मत भूलना। ठीक है, टेक्निकल पॉइंट है छोटा सा। गिवन इन्फॉर्मेशन पार्टी के साथ एग्री कर रहे हो, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल सही है, मतलब आप एग्रीमेंट में हो, लेकिन अगर आप एग्रीमेंट में नहीं हो, डिसएग्रीमेंट में हो, उस वाले केस में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, डिसएग्रीमेंट बताना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तब वो बनती है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन होना। ठीक है, तो ये प्लीज दोनों वर्ड्स मत भूलना। तो यहाँ पे ये वाला आंसर अच्छा खासा याद रखना, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट दोनों केसेस में होती है। अगर आप मेरी बात को ही मान रहे हो तो प्रोवाइड और गिवन इन्फॉर्मेशन होगी, अगर आप नहीं मान रहे हो तो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन में चले जाते हो। चलिए,
फिर क्या होनी चाहिए सर, छोटी-छोटी वर्ड्स हैं, प्रॉपर्ली एड्रेस होनी चाहिए, जो भी आप कंफर्मेशन भेज रहे हो, जिस बंदे को भेजनी है उसको प्रॉपर तरीके से एड्रेस करोगे और बाद में आप क्या ले लेते हो, एक फॉलोअप वगैरह भी ले लेते हो ताकि सामने वाले को अगर आपने लगता है आपको चाहिए तो वो कर लोगे। ये वाला है जो मैंने पहले आपको बताया था, जो बेसिक वाला प्रोसीजर है। डिटरमाइनिंग द इन्फॉर्मेशन टू बी कन्फर्म्ड क्या रहेगी, सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट कन्फर्मिंग पार्टी क्या रहेगी, डिजाइनिंग द कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट और सेंडिंग द रिक्वेस्ट एंड फॉलोअप रिक्वेस्ट। ये वाला क्या है, ये बेसिक वाला है जो पहले 4 नंबर में आएगा। उसके बाद ये सिलेक्टिंग द सॉरी सिलेक्टिंग कह रहा हूँ, डिजाइनिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ये हमारा बनता है इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो सेकंड टर्म में आ सकता है, जो भी हमने पढ़ा। ठीक है, तो पहले वाला फुल ऑडिट प्रोसीजर, दूसरे वाला डिजाइनिंग के ऊपर आपके कौन से फैक्टर रहते हैं, ये वाला। बस ये दो याद रख लोगे तो आपका काम बन जाएगा। फिर क्या कह रहा है, मैनेजमेंट्स रिफ्यूजल टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट स्टेप टेकन बाय द ऑडिटर। मैनेजमेंट्स रिफ्यूजल टू अलाउ द ऑडिटर, मैनेजमेंट क्या कर रही है, रिफ्यूज कर रही है। मैनेजमेंट नहीं मान रही टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, तो ऑडिटर क्या ले सकते हैं, कौन से स्टेप ले सकते हैं, ये पूछ रहा है आपसे। फिर ये क्या बनता है हमारा क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर 3 कि भाई मान लीजिए हमने को बोला मैनेजमेंट यार तेरे को ऑथराइजेशन तूने हमारे को बोला था, तू सपोर्ट करेगा तभी मेरी रिलायबिलिटी बढ़ती है, तभी सामने वाले रिस्पॉन्ड करता, तभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। मैनेजमेंट क्या, आपको क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए होगा। मैनेजमेंट करिए मैं सपोर्ट करूंगी नहीं तुमको। अगर ऐसे वाले केस हो जाएगा फिर क्या करेंगे, फिर आप पहले क्या करोगे, अगर आप मैनेजमेंट रिफ्यूज करती है तो ऑडिटर क्या करेगा, इंक्वायर करेगा तो मैनेजमेंट रीजन। पहले नंबर पे तो आप क्या मांगते हो मैनेजमेंट से, भाई रीजन दे दे, क्या रीजन है भाई, क्यों क्यों मना कर रहे हो, आपकी कोई पार्टी के साथ कुछ अलग से है, या आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह चल रहा है, या मार्केट में कोई इन्फॉर्मेशन डिलीवर होनी है, ऐसा कुछ होना है कि बड़ा रीजन है तो बता दो, हम भी समझते हैं। छोटा मोटा रीजन है तो भाई फिर क्यों, क्या रीजन है तो रीजन दो पहले तुम्हारे को। ठीक है, फिर आपको रीजन मिलेगा तो आप उसकी वैलिडिटी करोगे, रीजनेबलनेस चेक करोगे कि सही लग रहा है या नहीं लग रहा। नहीं लग रहा तो फिर तो भाई प्रॉब्लम है। तो फिर इवैल्यूएट करेंगे रिफ्यूजल, अगर आपको लगता है द रेलेवेंट रिस्क मटेरियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड, अगर आपको लगता है कि भाई क्या आपको अब क्या करोगे, अब आप देखोगे भाई जिसके लिए आपने क्या लेनी थी, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजनी थी, उसके अंदर हमने एक फैक्टर पढ़ा था ऊपर, कितना बड़ा रिस्की फैक्टर है जिसके ऊपर आप डिपेंड करना चाहते हो डिजाइन कैसा होना चाहिए, राइट, कि वो फ्रॉड रिस्क है या नहीं है। अब अगर आपको लगता है भाई वो फ्रॉड वाला रिस्क की बात कर रहा है और उसके ऊपर मैनेजमेंट मना कर रही है, तो इसका मतलब आपको रेलेवेंट रिस्क और मटेरियल स्टेटमेंट क्या लग रहा है, यहाँ पे ज्यादा लग रहा है। आपको पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा, पहले नंबर पे आपने क्या लिया, रीजन लिए, उसकी रीजनेबलनेस चेक करी। दूसरे नंबर पे आप देखोगे कि ये जो मैं ले रहा था कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, इसके अंदर इसको मटेरियल स्टेटमेंट कितना रेलेवेंट छुपा हुआ है, उसकी क्या इंप्लीकेशन हो सकती है, अगर मैनेजमेंट ने रिफ्यूज करा और मैं मान जाता हूं, उसकी वजह से कितना कितना कुछ खराब हो सकता है, मतलब रिस्क ऑफ फ्रॉड कितना बड़ा लग रहा है मुझे। अगर वो ज्यादा लग रहा होगा तो आपको क्या करना है, नहीं यार मैनेजमेंट मुझे तो चाहिए होगा, तब आप आगे बढ़ोगे। फिर परफॉर्म अल्टरनेटिव प्रोसीजर, फिर आपको लगता है यार ठीक है मैं परफॉर्म अल्टरनेटिव प्रोसीजर करके देख सकता हूं और हो सकता है मेरा काम बन जाए। अगर आपको लगता है काम बन गया तो बहुत ही बढ़िया है। आपको क्या चाहिए उसके लिए, रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस लाना पड़ेगा। अगर आप वो ले आए तो बहुत बढ़िया। अगर आपका ऐसा नहीं हुआ, अल्टरनेटिव प्रोसीजर काम नहीं चला, अनरीजनेबल वगैरह रहता है, तो आप क्या करते हो, फिर टीसीडब्ल्यूजी के पास जाते हो और कम्युनिकेट करते हो कि भाई देखो मैनेजमेंट हमारे को मना कर रही है, और आप कंक्लूड करते हो कि नहीं भाई इससे तो काम नहीं चलेगा, मुझे अनरीजनेबल लग रहा है, आपको कोई रीजन मुझे जायज नहीं लग रहा, अल्टरनेटिव मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट में लेके जानी पड़ेगी सिचुएशन को। पहले मैं टीसीडब्ल्यूजी के पास जाऊंगा, 260 में ये मुद्दा उठाऊंगा, फिर अगर मुझे लगता है ये है और मेरे रिपोर्ट पे इंपैक्ट करता है तो ओपिनियन में लेके चला जाऊंगा, नहीं करता मान लो इंपैक्ट तो 260 का मुद्दा है तो मैं की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में जाके डाल दूंगा। ठीक है, तो ये वाला दोनों का मेरा क्या करता है, 260 मुझे करवाता है। तो क्या हो गया, अगर मैनेजमेंट मना करती है पहले नंबर पे उनसे रीजन मांगिए, उसकी रीजनेबलनेस एंड वैलिडिटी को चेक करिए। फिर उसके बाद जब आपने वो कर ली, आप उसके साथ साथ में इवेल्युएट करेंगे, साथ साथ में जब आप चेक कर रहे हैं उनका रीजन, साथ में इवेल्युएट करिए कि भाई इसकी इंप्लीकेशन क्या हो सकती है अगर ये मुझे रिफ्यूज कर रहे हैं, तो मेरा रेलेवेंट रिस्क और मटेरियल स्टेटमेंट कितना बड़ा था, फ्रॉड रिस्क था, ये तो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रिस्क है, अरे भाई ये तो प्रॉब्लम होगी। ऑल्टरनेटिव कुछ अवेलेबल है जो इतना बड़ा मुद्दा सॉल्व कर दे, नहीं यार फ्रॉड को चेक करने के लिए कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इस केस में मेरे पास, इसका मतलब तो भाई मेरे पास ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। आप क्या मांग करेंगे कि मैनेजमेंट ये क्या है, रीजन अनरीजनेबल है, दूसरा इसके रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट इसमें ज्यादा है, और मुझे अनेबल टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड ऑडिट एविडेंस में अल्टरनेटिव से नहीं ढूंढ पाया, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको कम्युनिकेट कर दूंगा या अपनी रिपोर्ट में इसको ले जाऊंगा। तो मैंने पहले ऊपर लिख दिया कम्युनिकेट वाला, अदरवाइज आप 705 के अंदर जाएंगे, बोलेंगे क्या रीजन फॉर द रिफ्यूजल थे, आपको करने नहीं दिया गया, ऑल्टरनेटिव आपसे नहीं लगे, इस केस में आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दीजिए, विड्रॉल का रीजन ढूंढिए, विड्रॉल कर सकते हैं विड्रॉल करिए, विड्रॉल नहीं कर सकते तो आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दीजिए कि भाई मैं तो इसके चक्कर में अनेबल टू ऑब्टेन, क्योंकि पहले वाला काम मुझे करने नहीं दे रहे, अल्टरनेटिव से मेरा काम बना नहीं, तो मेरे पास ऑडिट एविडेंस ही नहीं है, मेरे हाथ खड़े हैं, आई एम अनेबल टू ऑब्टेन अल्टरनेटिव ऑडिट एविडेंस। तो यहाँ लिखना पड़ेगा मैंने परफॉर्म करे थे ऑल्टरनेटिव बट मेरे को नहीं मिला रेलेवेंट एंड रिलायबल, इस केस की वजह से मैं 705 में गया हूं और मैंने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दिया है। तो ये मेरा पूरा का पूरा आंसर बनता है उस वाले केस में। ठीक है, अब आ सकते हैं सर, मैनेजमेंट का रीजन आपको रीजनेबल लग सकते हैं क्या, बिल्कुल लग सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है भाई मैनेजमेंट सच में सही तरीके से मना कर रही है, उसका क्या रीजन हो सकता है कि भाई जिस पार्टी से आप पूछना चाह रहे हो, जिससे आपने कंफर्मेशन रिक्वेस्ट मांगी है, उसके साथ ऑलरेडी एक लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, तो सर अगर आपने ये करा ना तो हम और डिस्प्यूट में फंस जाएंगे और स्ट्रांग हो जाएगी वो पार्टी, हम हार जाएंगे। तो ठीक है यार, समझ आती है, ऑनगोइंग नेगोशिएशन चल रही है कोई, भाई सर हमारी नेगोशिएशन चल रही है, मर्जर एक्विजिशन है बीच में, ये मत करिए, ये इन्फॉर्मेशन बाहर चली गई ना तो हमारे को प्रॉब्लम हो जाएगी, तो समझ आ रही है, ये मैं मान रहा हूँ, ये ऐसे रीजंस हैं जो मैं समझूंगा भी, वैलिडिटी और मुझे रीजनेबलनेस
वीकनेस नजर भी आएगी और मैं कोई डिसीजन शायद ना लूं, मैं छोड़ दूं उसको वहां पे। लेकिन अगर मुझे लगता है रीजनेबल नहीं है, पहले वाले कोई रीजन थे, तो मैं क्या करूंगा जो मैंने ऊपर आपको बताया, पहले विड्रॉल 705 और अपने पहले टीसीडब्ल्यूजी के पास जाओगे, टीसीडब्ल्यूजी भी इन्वॉल्व मिलेगी तो 705 में चले जाओगे। बस यहीं तक था हमारा, आई थिंक और हमारा कुछ नहीं है। नेगेटिव कंफर्मेशन, सर नेगेटिव कंफर्मेशन हमारी क्या होती है? सर नेगेटिव कंफर्मेशन हमारी क्या देती है हमारे को? लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस देती है, क्योंकि उसके अंदर हमारे को वो तभी रिप्लाई करता है अगर उस बंदे ने डिसएग्री कर रखा हो। तो हमारे लिए क्या रहता है? हमेशा लेस परसुएसिव रहता है, क्योंकि हाँ के टाइम पे हमारा क्या नहीं आता, उसके अंदर रिप्लाई नहीं आता। तो फिर क्या कह रहा है इसके अंदर? क्वेश्चन बनता है छोटा सा, क्या अकॉर्डिंग ऑडिटर शेल नॉट यूज द नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एज अ सोल सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। तो मतलब इसका मतलब नेगेटिव कंफर्मेशन को ही सिर्फ प्रोसीजर बना के तो यूज नहीं कर सकते, नहीं, क्योंकि अब हाँ की तो कॉल ले ही नहीं रहे हो, सिर्फ ना की कॉल ले रहे हो, तो इसका मतलब वो सोल काम तो नहीं करेगी, एडिशनली काम जरूर कर सकती है किसी और को चेक करने के लिए। आपने चेक कर लिया, वैसे सब सही है, एक और ऐसी नेगेटिव कंफर्मेशन करके आपने एक्सटर्नली, और आप चाहते हो कि थोड़ा और पक्का हो जाए मेरा सबूत, तब तो कर सकते हो, लेकिन सोल ऑडिट एविडेंस ये कभी भी नहीं बनता। तो वो यही बता रहा है, टू एड्रेस द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट अनलेस ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट। कब नहीं बनता? अनलेस ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट, मतलब और ये अगर ये सारे प्रेजेंट हुए तब शायद बन भी जाए। क्या? अगर रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट ही लो है तो फिर नेगेटिव कंफर्मेशन से ही काम चल जाएगा, सोलूसी से काम कर लो, कोई रिस्क ही नहीं नजर आ रहा। प्रॉब्लम क्या है? क्यों रिस्क लो है? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स बहुत इफेक्टिव है। अब मान लीजिए मैंने किसी एरिया के बीच मेरे ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर एक नंबर कंट्रोल लगे हुए हैं, पर मुझे सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए क्या करना है, मुझे पता है ये अमाउंट इतनी ही है, लेजर यही बता रही है, इनवॉइस यही बता रहा है, ठीक है, सब कुछ पता चल रहा है और कोई भी डेटर ने फ्रॉड नहीं करा, सारे जो मेरे हाई वैल्यू डेटर्स थे मैंने उनको चेक भी कर लिया, सब कुछ सही लग रहा है, किसी से कोई गलती निकल के नहीं आई। मैं लो वैल्यू वाले पे जा रहा हूँ और उससे एक बार पूछना चाह रहा हूँ कि हे भाई एक बार तू भी बता दे कि ये वाली अमाउंट, अगर तभी बताइयो अगर तेरी ये 3 लाख की अमाउंट मैच नहीं कर रही तो मुझे पता है कि रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट लो है, मेरे ऑपरेटिंग कंट्रोल बहुत अच्छे हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, तब केस में मैं उसे सोल एविडेंस भी क्या कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं। मेरा सोल सब्सटेंसिव प्रोसीजर क्या होता है नेगेटिव कंफर्मेशन ऑन द फर्स्ट? नो। बट क्या वो हो सकता है? यस। किस केसेस में? रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट का लो होना, क्योंकि हमारे पास ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, ऑपरेटिंग कंट्रोल्स इफेक्टिव है, पहला। दूसरा, उसके बाद पॉपुलेशन, जो मैं नंबर ऑफ पॉपुलेशन मेरी है ना, जो मैं अब तक चेक करते आ रहा था, उसी वाले पॉपुलेशन के हैं यार, ये मतलब डेटर सारे के सारे सेम ही है, ये एक ही तरह के डेटर्स हैं, एक ही कंपनी जैसा काम करते हैं, बस हमने इसमें से 5 बंदों को पूछ लिया है, बाकी उनसे अपने पॉजिटिव लिया और पॉजिटिव का सबका रिस्पॉन्स सही आया है, बाकी 5 वालों को नेगेटिव भेज के छोड़ दिया, ताकि ठीक है यार करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे हमारा काम फिर भी चल गया। इसका मतलब पॉपुलेशन आपकी क्या थी? होमोजीनियस थी, एक ही तरह के लोग थे, एक ही तरह के अकाउंट्स थे, तब भी काम चल जाएगा। फिर आपका लो लेवल एक्सपेक्टेशन, आपका एक्सपेक्टेशन जो आपकी एक्सपेक्टेशन रेट है ना, वही आपका क्या है? बहुत कम है, ठीक है। लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड, आपको लगता है एक्सेप्शन वगैरह आएगी नहीं, आएगी भी तो 1-2% आएगी, वो मेरी मटेरियलिटी में कवर हो जाएगी, मुझे टेंशन ही नहीं है, ठीक है। एक्सेप्शन रेट आपने बहुत लो रख रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपका काम क्या हो जाएगा? आपका नेगेटिव कंफर्मेशन इटसेल्फ इज अ इनफ। और चौथे नंबर पे क्या? ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ द सर्कमस्टेंसेस और कंडीशंस। जो भी उसे लगता है कि किसी केस में कि रिसिप्टेंट क्या करेगा? डिसरिगार्ड करेगा। और उसको लगता है यार जिस बंदे से मैं पूछ रहा हूं ना, वो बंदा इतना बढ़िया बंदा है ना, वो मेरे यहाँ पे कंपनी में आता है, बहुत बार मुझसे मिलता है और वो बहुत बढ़िया बंदा है, एक नंबर का अच्छा बंदा है, अगर मैं लूंगा वो 1 मिनट में रिप्लाई कर देगा मेरा, वो कभी मेरी बात को टालेगा भी नहीं। आपको पता है कि वो डिसरिगार्ड नहीं करेगा आपकी रिक्वेस्ट की, तो आप नेगेटिव कंफर्मेशन भेजो कि भाई इसके अंदर देखो ना की प्रॉब्लम है ना, तभी रिप्लाई करियो। वो आपको क्या करेगा? वो क्या करेगा? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको रिप्लाई करके फिर भी दे देगा। तो मतलब आपको पता है आपकी रिक्वेस्ट डिसरिगार्ड नहीं होने वाली है, उस केस में भी आप क्या कर सकते हो? भेज सकते हो। 4 पॉइंट आ सकते हैं, 4 पॉइंट का आंसर है, बहुत प्यारा बन सकता है। ऊपर वाले अच्छे, क्योंकि अच्छे देखो सब पढ़ के जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है पेपर के अंदर, आपको पता होता है सबने क्या कर रखा होगा, 505 का प्रोसीजर पढ़ा होगा, फिर कुछ ने उसके अंदर से क्या पढ़ा होगा, डिजाइनिंग कैसे की जाती है, उसके फैक्टर कुछ को याद होंगे, पर फिर भी होंगे ज्यादा को, कुछ का मतलब 75, 100% को एक प्रोसीजर आता होगा 4 पॉइंट वाला, 75 का आता होगा फैक्टर वाला पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा आया हमारे को? जो रिफ्यूजल वाला पॉइंट आता होगा उन लोगों को जिन लोगों ने प्रॉपर तरीके से पढ़ा है, क्योंकि वो थोड़ा क्या है, वो बेसिक आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, रिफ्यूजल के रीजन कौन रीजनेबल नहीं है, इवेल्युएट करना रिस्क मटेरियल स्टेटमेंट, वो आता होगा 50% को। फिर 50 के बाद कुछ 20, 25, 30% वाले लोग होंगे जिनको आता होगा कि भाई नेगेटिव कंफर्मेशन सोल पे यूज नहीं हो सकती, और अगर हो सकती है, वो उन्होंने तो पढ़ा क्या कि नहीं हो सकती भाई, उन्होंने इतना पढ़ के छोड़ दिया। अब वो हो सकती है, उसके केसेस क्या है, ये पढ़ा होगा किसी 25 से 30% लोगों ने, तभी वो पेपर के अंदर डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरीके का क्वेश्चन देना है चैप्टर में से। वो देना है कि सब कर लें तो पहला आएगा, वो देना है कि कुछ कर लें तो दूसरा आएगा, वो देना है कि कुछ भी में से भी कम करें तो तीसरा आएगा, अदरवाइज ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब ये वो आएगा जिन्होंने 20-25% बच्चों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आपको यही वाला क्वेश्चन है, ये आपको टेढ़ा क्वेश्चन होता है, ये आपको भूल सकता है बंदा, नहीं ध्यान में रहता, तो आपको इसीलिए यहाँ पे देखो खोपड़ी पहले से मार्क है, क्योंकि ये यही है, ये लास्ट में देख के जाना पड़ेगा, क्योंकि आप भी भूल जाओगे, ठीक है। बंदा पढ़ता है पहली दूसरी रीड में लेकिन भूल जाता है,
हर बच्चे ने पढ़ा होता है लेकिन वो पहली दूसरी बोले भूल जाता है, हमें भूलना नहीं है। लास्ट दिन इसको देख के जाना है क्या कि सर क्या है नेगेटिव कंफर्मेशन क्या यूज होती है, पहले नंबर पे सोल में नहीं होती, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। रिस्क और मटेरियल स्टेटमेंट का लो होना, इंटरनल कंट्रोल्स का अच्छा होना। दूसरे नंबर पे पॉपुलेशन बिल्कुल सेम होनी, सारे के सारे अकाउंट बैलेंसेस क्या है हमारे एक ही नेचर के हैं तो चल जाएगा। तीसरे नंबर पे मेरा एक्सेप्शन रेट मेरी क्या है, मुझे लगता है मेरी एक्सपेक्टेड जो है मेरे को लो लो वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव कंफर्मेशन से काम चल जाएगा। और चौथे नंबर पे अगर मुझे लगता है मेरी डिसरिगार्ड नहीं होने वाली रिक्वेस्ट तो भी मैं एक्सटर्नल मतलब अपना नेगेटिव कंफर्मेशन दे दूंगा, तो भी मेरा काम हो जाएगा। लेकिन हाँ, एंड ऑफ द डे की हमेशा क्या रहेंगे, सिग्निफिकेंटली लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस ही रहेगी नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, कभी भी अभी भी पॉजिटिव कंफर्मेशन को बीट नहीं कर सकती है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हाँ ना दोनों पूछा जाता है आपसे। ठीक है सर। तो सर अब वो वाला क्वेश्चन भी आता है क्या, कौन सा वाला सर, जो 10% ही करके जाएंगे सिर्फ, 25 तक तो आपने पहुंचा दिया था हमारे को, तो एक क्वेश्चन नंबर 5 भी दे दो पढ़ने के लिए, तो मैं वो भी दे देता हूँ। चलो तुम लोगों तो मेरे तो अच्छे हो ही हो, तो मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, व्हेन इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट ऑफ द इंडिविजुअल एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट द ऑडिटर में कैटेगराइज सच रिजल्ट्स एज फॉलोज। अब क्या होता है, एक अच्छा ऑडिटर जब प्रैक्टिस, अब देखो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अब प्रैक्टिकल क्या होता है, आपने सारे आपने हमारी कंपनी के अंदर 50 100 150 200 लेटर हो सकते हैं, सबको कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी आपने, मान लो ठीक है, किसी को नेगेटिव भेजी, किसी को पॉजिटिव भेजी, हाई वैल्यू को पॉजिटिव भेजी, बाकी सबको नेगेटिव भेजी, घूम फिर के आपके पास बहुत सारे रिक्वेस्ट के रिप्लाई भी आपके पास आ गए। अब आती है कहानी, जब आप इवेल्युएट कर रहे हो उन रिजल्ट्स को, तब ऑडिटर क्या करेगा, कैटेगराइज करता रहता है, ये होता है प्रैक्टिकल काम करना। अब वो कैसे करते हैं हम, रिस्पॉन्स बाय द एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी इंडिकेटिंग एग्रीमेंट विद द इन्फॉर्मेशन। अगर आप मेरी इन्फॉर्मेशन से एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो एग्रीमेंट का एक बॉक्स बना लेगा या एक फाइल बना लेगा, उसके अंदर डालता रहेगा कौन कौन बंदे ने तो मेरे साथ एग्री करा है, जो बंदों को मैंने अमाउंट भेजी थी वो बंदे ने मेरे साथ क्या करा है, एग्री भी करा है। ठीक है, कंफर्मिंग पार्टी ने और प्रोवाइडिंग रिक्वेस्ट कंफर्मेशन विदाउट एक्सेप्शन, या कोई एक्सेप्शन वगैरह भी नहीं दी, क्लियर कट एग्री कर रहे हैं। मैंने लिखा क्या आपने मेरे 5 लाख रुपए देने इस कंपनी के, वो कह रहे हैं हाँ सर हमने 5 लाख रुपए देने इस कंपनी के, एग्रीमेंट में चला गया। दूसरा, अ रिस्पांस डीम्ड अनरिलायबल, कि मेरा दूसरा मैंने क्या बोला, अ रिस्पांस तो आया मेरे पास, वो मेरे को क्या लग रहा है, वो डीम्ड अनरिलायबल लग रहा है, पता नहीं मुझे क्यों उस रिस्पांस से भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि इसके अंदर मुझे कहीं ना कहीं रिलेटेड पार्टी वाली फील आ रही है। तो मैंने लिख लिया कि भाई ये मेरे को रिस्पांस तो है, चाहे वो मैच भी कर रहा हो, लेकिन मेरे को अनरिलायबल वाली फील दे रहा है भाई, मेरे को सही नहीं लग रही है। दूसरा, नॉन रिस्पॉन्स, पता नहीं भाई उन्होंने लिख दिया कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, नॉन रिस्पॉन्सिव रहे, पता नहीं उन्होंने नहीं बताया, हाँ भी नहीं करी ना भी नहीं करी। फिर अ रिस्पॉन्स इंडिकेटिंग एन एक्सेप्शन, रिस्पॉन्स तो दिया है लेकिन उसके अंदर उन्होंने एक्सेप्शन दिया, उन्होंने बोला कि भाई यहाँ तक तो ठीक लग रहा है, ये एंट्री नहीं समझ आ रही, आपने मुझसे कौन सी पूछी है। तो इन 4 कैटेगरीज के अंदर यूजुअली क्या होता है हमारा, हम कैटेगराइज करके चलते हैं जब भी हमारे पास जितने भी क्या आते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, दोनों कंफर्मेशन रिक्वेस्ट से जब हमारे पास रिस्पॉन्स आता है, रिजल्ट आता है, हम उसको क्या करके चलते हैं, कैटेगराइज करके चलते हैं। वो कैटेगराइज के ऊपर अगर 4 नंबर क्वेश्चन आ सकता है, वरना एमसीक्यू भी आ सकता है। यहाँ से एक रिक्वेस्ट दे देंगे, उसके अंदर बताएंगे कि क्या रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आया है, और पूछेंगे बताओ इन चारों में से वो कौन सी वाला आप कौन सी कैटेगरी में उसको डालोगे। अगर 100% मैच कर रही होगी तो डालोगे किसके अंदर, आप इसके अंदर एग्रीमेंट के अंदर डालोगे कि भाई एग्रीमेंट हो रही है, रिस्पॉन्स है, कंफर्मिंग पार्टी एग्रीमेंट कर रही है, मतलब 100% एग्रीमेंट हुआ है, कोई एक्सेप्शन वगैरह नहीं दी। दूसरा वाला कि सामने वाले ने बिल्कुल सही मैच कर रहा है, लेकिन उसमें लिखा होगा कि ऑडिटर स्टिल बिलीव्स और ऑडिटर कंक्लूड्स दैट दिस पार्टी, या फिर ये वाली अमाउंट क्या नहीं लग रही है उसको, रिलायबल नहीं लग रही है, या स्टिल उसके पास अभी डाउट है, उसे लगता है मुझे और कोलैबोरेटिव ऑडिट एविडेंस लाना पड़ेगा, ऐसे घुमाएगा, मतलब आपको फीलिंग देगा क्वेश्चन किस बात की, कि अनरिलायबल वाली फील देगा, कि ऑडिटर को रिस्पांस मिल गया बट वो अनरिलायबल फील कर रहा है उसमें, तो वो कौन सी कैटेगरी है, कैटेगरी नंबर 2। तीसरा लिखा होगा कि सामने वाले ने कोई रिप्लाई नहीं करा, नीदर ही सेड यस नीदर ही सेड नो, नॉट एप्लीकेबल कर दिया, पता नहीं बोल दिया, ऐसा कुछ कर दिया, तो वो आ गया नॉन रिस्पांस। और चौथी कैटेगरी हमारी होगी रिस्पांस इंडिकेटिंग एक्सेप्शन, उसने बोला कि 10 लाख में से मुझे 8 लाख तक तो देने हैं, बट लास्ट के 2 लाख का बिल के बारे में अभी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये वाला बिल मुझे तो अपने पास नहीं दिख रहा है, अगर आपका सेल का बिल है तो मुझे भेज दो, परचेज का बिल तो मेरे पास कोई नहीं है जो मैंने 2 लाख रुपए आपसे परचेज करा हो, ऐसा कुछ होगा तो वो एक्सेप्शन के साथ भेजेगा आपको, तो वो होगी हमारी चौथी वाली रिस्पांस इंडिकेटिंग एन एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये हमें क्या करना पड़ता है, मुझे इवेल्युएट करना पड़ता है, और इसके बेसिस पे मैं क्या करता हूँ, पर वेदर परफॉर्मिंग द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एज पर ऐसे 330 उसके अंदर मैं देखता हूँ कि भाई मुझे किस चीज की और चेकिंग करनी है, क्योंकि जो मेरे एग्रीमेंट में हो गए वो तो बढ़िया काम हो गया, हटा दो, लेकिन अगर मुझे अनरिलायबल लग रहा है तो मैं कोई अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से उसे मैच करना चाहूंगा। ये क्या हो गया मेरा एफएपी के साथ में, देखो 330 बता रहा है आगे, इन 3 केसेस में आपको 330 को प्लस में लेके जाना पड़ेगा, यहाँ पे 330 काम कर गया मेरा, 500 वाला 505 का प्रोसीजर उठ के गया और उसने मेरा एग्रीमेंट करके मैच कर दिया। एक्सटर्नल कंफर्मेशन कहां काम करा, सिर्फ यहां काम करा, ठीक है, बाकी 3 का एरिया में मेरा 505 काम नहीं करा पूरी तरीके से, तो मैं क्या करूंगा 330 के साथ में एपी लेके आऊंगा, इधर एडिशनल और दूसरा वाला एपी ऑल्टरनेटिव, और रिस्पांस मेरे को अनरिलायबल लग रहा है,
एडिशनल या अल्टरनेटिव लगाना चाहूंगा कुछ में, जिसकी वजह से मुझे एक और ऑडिट एविडेंस मिले, मैच करके देखूंगा, दोनों बढ़िया लगे तो काम बन गया, गुड है। फिर तो ये वाला भी किस कैटेगरी में चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि रिस्पॉन्स तो आया ही है ना। अब अगर मैं प्रूव कर लूं कहीं और से भी कि अमाउंट मैच कर रही है, वो बंदा भी बोल रहा है, तो उसे एग्रीमेंट में ले जाऊंगा। तीसरा, नॉन रिस्पॉन्स, जिस बंदे ने रिस्पॉन्स नहीं करा उसका क्या करना है, क्या वो मेरी मटीरियलिटी के ऊपर आ रहा है या कम आ रहा है, मटीरियलिटी कम आ रहा है छोड़ सकता हूँ, छोड़ देता हूँ। मटीरियलिटी के ऊपर आ रहा है सर, मटीरियलिटी है, मटीरियल लग रहा है, तो फिर मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव बॉडी मटीरियल या अल्टरनेटिव एडिशनल में जाना पड़ेगा, फिर से कुछ ना कुछ नया ढूंढ के लाना पड़ेगा। और फिर रिस्पॉन्स इंडिकेटिंग एक्सेप्शन, तो मुझे एक्सेप्शन के लिए भी क्या लगाना पड़ेगा, अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाना पड़ेगा, ओएपी, कि भाई एक्सेप्शन आई है तो इस एक्सेप्शन को मैं किस तरीके से क्या कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ कि एक्सेप्शन मैच हो जाए। या तो मैनेजमेंट बोल दे हो गलती से हमने बिल काट दिया था, हमने उनको बिल नहीं दिया, या मैंने बोला नहीं नहीं सर ठीक है, इनके 8 लाख ही देने, हमने गलती से 10 लाख दिखा रखे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक्सेप्शन को मुझे नलीफाई करना पड़ेगा, तब जाके मेरा आंसर कंप्लीट होता है। 330 के साथ में मेरा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर तो लग ही रहा है, प्लस मुझे कुछ ना कुछ एडिशनल करना पड़ेगा व्हेन दीज सिचुएशंस कम्स। पहला वाला एग्रीमेंट में सिर्फ एफएपी से काम चल जाएगा। ये देखो जो मैं ये बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली चलता है, प्रैक्टिकली हमें ये करना पड़ता है। सोचो प्रैक्टिकली तुमसे यहाँ पे पूछेंगे, मुझे बहुत बहुत ही कम चांसेस है, तो ये मैंने 10% लिखा है, इतने भी नहीं है वैसे, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ क्लैरिटी मिलनी चाहिए। अगर अनरिलायबल आएगा तो एडिशनली चेक करूंगा, एक और एविडेंस ढूंढूंगा, मैच करूंगा, पिक करके ऊपर लेके जाऊंगा। अनरिलायबल हमेशा कहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है फर्स्ट में, इसको यहाँ लेके जाता हूँ मैं, पहला मेरा ये काम होता है। नॉन रिस्पॉन्सिव का मैं पहले कुछ नहीं करता, मटीरियलिटी को चेक करने जाता हूँ, मटीरियलिटी के आसपास लग रहा था छोड़ देता हूँ, मटीरियलिटी के ऊपर लग रहा होता है, फिर तो मुझे देखना पड़ेगा भाई क्या करूँ इसका। और उसके बाद अगर मेरे पास एक्सेप्शन आई है तो फिर मैं एक्सेप्शन को भी क्लियर कर लेता हूँ, या तो दोनों में से किसी एक बंदा कोई झूठ बोल रहा है तो वो मुझे कोई ना कोई अदर ऑडिट प्रोसीजर लगा के पता लग ही जाएगा, ठीक है, तो वहां से मुझे पता लग जाएगा और काम हो जाएगा। मैनेजर से पूछूंगा भाई तुमने उनको बिल क्यों नहीं दिया, उनके पास परचेज ऑर्डर क्यों नहीं है, तुम दिखाना जरा बिल, बंदे को भेज, उससे पूछ भाई ये वाला ऑर्डर तूने मुझसे लिया था नहीं लिया था, उस दिन तो आया था या नहीं आया था। तो इस तरीके का मेरा कोई भी अदर ऑडिट प्रोसीजर लगा के मेरा काम हो जाएगा, जिससे मेरी एक्सेप्शन दूर हो जाएगी। तो यहां से मेरा क्या खत्म हो जाता है, यहां से मेरा खत्म हो जाता है 505।